हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की क्लास के अंदर लास्ट क्लास में हमने जाना था 1935 के अधिनियम के बारे में, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बारे में हमने जाना, उसके बाद क्रिप्स मिशन के बारे में हमने जाना और लास्ट में कैबिनेट मिशन हमने पढ़ा था। और फिर मैंने कहा था अब हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने बहुत ही संक्षिप्त जानकारी दी थी, बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताया था। केवल इतना बताया कि कैबिनेट जो है इंग्लैंड के अंदर नई सरकार बनी है, उसके 3 मंत्री हैं, 3 कैबिनेट मंत्री है, इसलिए उस मिशन को क्या कहा गया भी, कैबिनेट मिशन कहा गया है। उसके अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस, उसके अध्यक्ष है, 2 और मेंबर है, एवी अलेक्जेंडर उसके मेंबर है, तथा जो हमारे पास क्रिप्स आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, वो उसके मेंबर थे। और उन्होंने क्या किया है, भारत के लिए संविधान बनेगा, संविधान सभा बनेगी, भारतीय संविधान अपना खुद बनाएंगे, इसका प्रारूप तैयार करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। अब कैबिनेट मिशन संविधान सभा कैसे बनाता है, क्या करता है, इसको थोड़ा सा एक टाइम के लिए हम रोकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक अधिनियम की तरफ लेके जाता हूं। वो अधिनियम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जून 1947 के अंदर आया था। तो पहले छोटा सा अधिनियम है, इसकी चर्चा करते हैं, फिर हम आएंगे संविधान सभा की तरफ वापस से। तो अभी हम बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कब का अधिनियम है भाई, आप जानते हो, स्वतंत्र हम हुए थे 1947 के अंदर, तो ये जून 1947 को आया हुआ अधिनियम है। 3 जून 1947 को आया था रियल के अंदर, ये तारीख भी यदि मैं आपको लिखता हूँ 3 जून 1947 को। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अंदर 1-2 मुख्य बातें हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम जस्ट कहाँ पे आ जाएंगे भी, संविधान सभा के अंदर आ जाएंगे। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947 को जो आता है, उसके अंदर भारत को आज़ाद करने की बात कही गई है कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। और कब आज़ाद कर देंगे, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर देंगे। आप सभी जानते हैं कि इस टाइम हमारा जो इंडिया था 2 भागों में बंटा हुआ था। पहला था ब्रिटिश इंडिया, दूसरा हमारे पास कौन सा था, देसी रियासतें, महाराष्ट्र। तो उन्होंने पहले पॉइंट में कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया है, जो हमारे पास ब्रिटिश भारत है, उस ब्रिटिश भारत को क्या किया जाएगा भाई, ब्रिटिश भारत को क्या किया जा रहा है, आज़ाद किया जा रहा है, स्वतंत्र किया जा रहा है, मुक्त किया जा रहा है। मतलब अब इसके ऊपर ब्रिटेन के लोगों का अधिकार नहीं रहेगा, ब्रिटिश भारत हिंदुस्तान बन जाएगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जो हमारे पास देसी रियासतें हैं, जो हमारे पास क्या है भाई, देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों के साथ अंग्रेजों ने क्या कर रखी थी भाई, सहायक संधियां कर रखी थी। लॉर्ड वेलेस्ली जो हमारे पास गवर्नर जनरल बन के आए थे, उन्होंने लगभग सभी देसी रियासतों के साथ सहायक संधियां की थी। तो देसी रियासतों के साथ जो भी सहायक संधियां की हुई है अंग्रेजों की, उन सभी सहायक संधियों को निरस्त कर दिया जाता है। तो देसी रियासतों के साथ जो भी सहायक संधियां की हुई थी, कौन सी संधियां भाई, सहायक संधियां की हुई थी, उन सबको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब अब अंग्रेजों का और देसी रियासतों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, देसी रियासतें जो मर्जी चाहे करे। तो देसी रियासतों को कह दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, 3 ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन, आप चाहो तो भारत के अंदर अपने आप का विलय करवा सकते हो, आप चाहो तो अपना विलय करवा सकते हो, पाकिस्तान के अंदर अपना विलय करवा सकते हो, और यदि आप चाहो तो आप क्या रह सकते हो भाई, स्वतंत्र भी रह सकते हो। तीनों की तीनों उनको संभावनाएं दी गई कि आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। भारत में मिल सकते हो, पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, और आपको यदि स्वतंत्र रहना चाहते हो तो आप स्वतंत्र भी अपना देश बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अंग्रेजों ने सीधा ऐसा कहा और छोड़ दिया। और साथ ही साथ ये कह दिया कि भारत के अब क्या होंगे भाई, भारत के टुकड़े होंगे और 2 नए राष्ट्र बनेंगे। मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन तक हमारे पास केवल एक ही राष्ट्र के बनने की बात थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया, 2 राष्ट्र बनेंगे। पहला राष्ट्र कौन बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, और दूसरा कौन बनेगा भाई, भारत बनेगा। हिंदुस्तान नहीं कहा, भारत कहा, भारत दैट इज इंडिया, यही नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा है। पहला पाकिस्तान बनेगा और दूसरा भारत बनेगा। भारत कब,
पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। और भारत कब आज़ाद हुआ भाई? भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। कौन से अधिनियम के तहत? भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। ये तो वो बात है जो उन्होंने कही कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हम आपको आज़ाद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब हम तो यहाँ से चले जाएंगे, तो आप अपना शासन कैसे चलाओगे, किस अधिनियम से चलाओगे? आपका संविधान तो अभी तक बना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए संविधान सभा हम बना देंगे। आपकी बन चुकी है भाई इस टाइम तक हमारी संविधान सभा, कि आपकी संविधान सभा संविधान बना रही है। और संविधान जब तक आपका नहीं बन जाता तब तक आप 1935 का जो अधिनियम था उसी अधिनियम से अपना शासन चलाते रहना। तो इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है? जब तक आपकी संविधान सभा, दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभा बन चुकी है भाई, हिंदुस्तान की अलग बन चुकी है और पाकिस्तान की अलग बन चुकी है। जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना अलग अलग कानून नहीं बना लेती, संविधान सभा अपना संविधान नहीं बना लेती, अपना संविधान नहीं बना लेती, तब तक आप क्या करो भाई? तब तक आप अपना रूलिंग करते रहो। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था उसके तहत ही आप रूलिंग करते रहोगे। पहली बात तो। दूसरी बात भी, अभी हम यहाँ से चले जाएंगे तो आपके लिए कोई गवर्नमेंट भी चाहिए ना, आपको चलाने वाली कोई सरकार भी चाहिए। तो अभी आपके पास इलेक्शन नहीं हुए हैं, आपके पास सरकार नहीं है। तो जब तक आपकी नई सरकार नहीं बन जाती या जब आपका संविधान बन जाएगा उसके तहत आप चुनाव करवाना, और चुनाव करवाने के बाद जो सरकार बनेगी उससे पहले आपके यहाँ सरकार कौन सी होगी? उससे पहले जो आपकी ये संविधान सभा है ना, वही आपके लिए संसद के रूप में काम करती रहेगी। तो अगली बात उन्होंने क्या कहा? जब तक आपके देश में, दोनों देशों के लिए बात लागू थी, जब तक आपके देश में नए संविधान के तहत चुनाव नहीं हो जाते तब तक संविधान सभा ही, इंपॉर्टेंट है भाई, कौन? संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। तो हमें कानून दे दिया उन्होंने कि आप 1935 के अधिनियम से आप शासन करते रहोगे। और दूसरा क्या कह दिया भी, जब तक संविधान नहीं बन जाता हमारा तब तक क्या करोगे? जो आपकी संविधान सभा है यही आपकी संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती रहेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 17 नवंबर 1947, डेट इंपॉर्टेंट है भाई, 17 नवंबर 1947 से ही भारत की संविधान सभा ने किसके रूप में काम करना शुरू कर दिया था भाई? संसद के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। जब संविधान सभा कानून बनाने का काम करती थी तब उसे कहते थे संविधान सभा, लेकिन जब संविधान सभा देश को चलाने का काम करती है तब उसको हम संविधान सभा नहीं कहते, क्या कहते थे भाई? संसद कहते थे। एक ही बॉडी है, एक ही लोग हैं, वो दो अलग अलग काम कर रहे हैं। जब संविधान बनाने का काम करते हैं तो उसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं, और जब वो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं, विधायिका का काम कर रहे हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे भाई? संसद कहेंगे। आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तब उसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम जानेंगे आगे देखेंगे। लेकिन जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तब हमारे यहाँ पे संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो हुआ करते थे जी.वी. मावलेंकर, इंपॉर्टेंट है। तो जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी, तो आप लिख लो संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? या मैं ये कह दूं, भारत की पहली संसद के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे भाई? जी.वी. मावलेंकर। गणेश विद्यार्थी इनका पूरा नाम था, गणेश विद्यार्थी मावलेंकर इनका पूरा नाम था। और लास्ट पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया अंतिम कानून था।
अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया कौन सा कानून था भाई? अंतिम कानून था। क्वेश्चन आ जाता है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया अंतिम कानून कौन सा था? हमें याद रहता है 1935 का अधिनियम, और हम टिक लगा के आ जाते हैं 1935 का अधिनियम नहीं। अंग्रेजों ने जो हमारे लिए अंतिम कानून बनाया था उसका नाम क्या था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये हमारे पास छोटा सा अधिनियम था जिसको हमने ऊपर ऊपर से देखा है, बहुत बड़ा नहीं है, केवल ये 2 पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट हमारे लिए काम के हैं। ये जो कुछ भी लिखा है मैंने, ये तो हिस्ट्री में हमारे काम आता है। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम हमारे संविधान को पढ़ रहे हैं, पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। उसमें ये हमारे काम की है कि जब तक हमारा संविधान नहीं बनेगा 1935 का अधिनियम बनेंगे, जब तक हमारी नई सरकार नहीं बनेगी तब तक संविधान सभा ही हमारी संसद के रूप में काम करती रहेगी। मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। यदि आप नोट्स बनाओगे तभी आपको फायदा है, नोट्स नहीं बनाओगे तो मुझे भी लगता है कि आप टाइम पास कर रहे हो, और टाइम पास करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम पास करो। फिर भी भाई यदि आप ढीठ हो ही गए हो कि मेरे बार बार कहने के बावजूद आप नोट्स नहीं बना पाते, तो भाई कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो, ताकि कुछ ना कुछ तो आपके पास रहे यदि आप रिवीजन करना चाहो तो बाद में। वरना भाई आपकी आगे आपकी मर्जी है, हम तो क्या कह सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि आपको मैक्सिमम इन क्लासेस का फायदा आपको मिले, इसलिए आप इनके नोट्स जरूर बनाओ। दूसरा, क्लासेस रेगुलर आपको अपलोड हो रही है यूट्यूब के ऊपर। डेली सुबह 7:30 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। संडे को छुट्टी रहती है, सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन 7:30 बजे सुबह क्लास अपलोड हो जाती है। आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज सीधा 7:30 बजे आप चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाके आप क्लासेस देख सकते हैं। अब हम आते हैं संविधान सभा की तरफ। संविधान सभा, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि संविधान सभा है क्या चीज़। संविधान सभा एक ऐसे लोगों का समूह है, या संविधान सभा एक ऐसा सभा है, ऐसा समूह है, ऐसा संगठन है जो संविधान का निर्माण करने वाली है। तो संविधान सभा कुछ भी नहीं है, संविधान का निर्माण करने वाले लोगों का समूह या संगठन क्या कहलाता है भाई? हमारे पास संविधान सभा कहलाती है। संविधान सभा के द्वारा लिखे गए संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। ये जब हम भारतीय संविधान की प्रॉपर्टी कर रहे होंगे तब देखेंगे लिखित क्या होता है, अलिखित क्या होता है। अभी के लिए हम केवल इतना देखते हैं संविधान सभा क्या चीज़ है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का पहली बार उपयोग किस व्यक्ति ने किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का प्रथम बार उपयोग किस व्यक्ति ने किया था। तो यदि सबसे पहले यदि मैं बात करूँ ना कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, इसका सबसे पहले जिक्र कुछ हमारे पास जो संविधान के निर्माता हैं, संविधान के लेखक जो हैं, वो ये कहते हैं कि 1895 ईस्वी के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने किया था। फिर मैं कहता हूँ सारे नहीं कहते, कुछ का ये विचार है कि 1895 में किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और 1922 के अंदर किया था महात्मा गांधी ने। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने तथा बाल गंगाधर तिलक ने प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहा था, लेकिन परोक्ष रूप में कहा था। उन्होंने जो कुछ कहा था ना, उन्होंने उसका मतलब यही था कि हम संविधान सभा बनाना चाहते हैं। इन्होंने दोनों ने ये कहा था कि भारतीयों को अपने भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार खुद को होना चाहिए। मतलब हम भविष्य के अंदर क्या कानून बनाएंगे इसका अधिकार हमें खुद को होना चाहिए। मतलब यही है कि ये कानून बनाने की आज़ादी चाहते हैं। तो कानून कैसे बनाएंगे भाई? संविधान सभा से ही बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट रूप में ये जो कह रहे हैं उसका मतलब यही बन रहा है कि वो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, लेकिन संविधान सभा शब्द का उन्होंने उपयोग नहीं किया था। यदि क्वेश्चन आपसे आ जाए और क्वेश्चन में ये शब्द लिखा हो ना कि संविधान सभा का परोक्ष रूप से जिक्र किसने किया था सबसे पहले, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1895 के अंदर, और महात्मा गांधी ने किया था 1922 के अंदर। और यदि मैं प्रत्यक्ष रूप की बात करता हूं, प्रत्यक्ष रूप का मतलब है जिसने संविधान सभा शब्द का यूज किया हो, वास्तव में यूज किया हो, तो सबसे पहले संविधान सभा शब्द का उपयोग करने वाले व्यक्ति हमारे पास थे M.N. रॉय। क्या नाम था भाई? M.N. रॉय। M.N. रॉय एक वामपंथी नेता हमारे पास थे। उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप में यूज किया था, मतलब कि एज इट इज इसको संविधान सभा ही कहा था। और कब यूज किया था भाई? 1934 के अंदर। और 1935 के अंदर कांग्रेस ने भी ऑफिशियली मांग कर दी थी कि हमारे लिए क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा शब्द का
पहली बार उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन था? तो हमारे लिए उत्तर क्या होगा भाई? M.N. रॉय। हमने इनके ऊपर नहीं जाना, हालांकि बहुत से राइटर ऐसा लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया इनके ऊपर हमें नहीं जाना, हमें सीधा क्या याद रखना है भाई? M.N. रॉय। संविधान सभा का पहली बार यूज करने वाला व्यक्ति कौन था? M.N. रॉय था। वामपंथी नेता थे जिसको हम कॉमरेड कहते हैं, ये वो थे। इन्होंने सबसे पहले कहा था भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के अंदर अंग्रेजों ने पहली बार माना कि आपके लिए संविधान सभा होगी। क्रिप्स मिशन के अंदर उन्होंने कहा कि हम आपके लिए संविधान सभा बनाते हैं, और लास्ट में कैबिनेट मिशन आता है और हमारे लिए संविधान सभा बन जाती है। तो अब हम चर्चा करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के बारे में क्या क्या कहा, कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, ये हमने देख लिया था। जब कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर आता है, तब कैबिनेट मिशन के मन में केवल एक बात थी कि हमें संयुक्त भारत के लिए एक ही संविधान सभा बनानी है, क्योंकि तब तक अंग्रेजों ने ये नहीं माना था कि भारत के टुकड़े होने वाले हैं। भारत के टुकड़े होंगे ये तो कब डिसाइड हुआ? जून 1947 को डिसाइड हुआ। लेकिन कैबिनेट मिशन कब आया था हमारे पास? जून 1946 के अंदर। तो एक साल पहले उनको थोड़ी पता था कि हमारे टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए उनके माइंड के अंदर जब कैबिनेट मिशन आया था तब उनके माइंड में केवल एक ही बात थी कि हमें पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा का निर्माण करना है। लेकिन जब वो इंडिया के अंदर आए तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन दिक्कतों के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा का गठन किया था। 2 संविधान सभाएं उन्होंने नहीं बनाई थी। तो पहली बात तो क्या है, कैबिनेट मिशन के मन में क्या था या कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? कैबिनेट मिशन में सबसे पहली बात ये थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है ना, ये संयुक्त भारत भी लिखा होता है कई जगह, तो मैं संयुक्त भारत का बात तो तब भाई टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े तो हुए नहीं है अभी, तो संयुक्त कैसे कहें हम? तो भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, एक संविधान सभा का हम क्या करेंगे भाई? गठन करेंगे। दूसरा, यदि संविधान सभा होगी तो उसके अंदर मेंबर भी होंगे, और संविधान सभा के जो मेंबर होंगे उनका चयन कैसे किया जाए, कैसे चुना जाए कि संविधान को लिखने वाले लोग कौन से होंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। जब कैबिनेट मिशन आया था इंडिया के अंदर, तब वो ये सोच के आया था कि हम वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। यहाँ तक कि नेहरू जी ने भी ये मांग की थी 1935 के अंदर कि संविधान सभा जो हमारी होगी उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों को चुना जाएगा, और वो हमारा क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे। कांग्रेस लगातार 1935 से यही मांग करती आ रही थी, कांग्रेस की भी यही मांग थी, और कैबिनेट मिशन के दिमाग के अंदर भी यही चल रहा था कि हम संविधान सभा का जो गठन करेंगे ना, संविधान सभा का जो गठन हम करेंगे वो किसके आधार पे करने वाले थे? ये करने वाले थे वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार मतलब कि सभी लोग उसके अंदर वोट देंगे, और वोट देंगे तो हमें पता चल जाएगा किसने किसको वोट दिया, जो जीतेगा वो हमारे पास विधानसभा के अंदर आके बैठ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो भारत के अंदर आते हैं और भारत के अंदर आके जब वो भारत के प्रतिनिधियों से बात करते हैं, तो उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर पॉसिबल नहीं है संविधान सभा का गठन कर पाना। क्यों नहीं है? पहली बात तो उस टाइम मुस्लिम लीग जो थी उसने सांप्रदायिक दंगे फैला रखे थे पूरे इंडिया के अंदर पाकिस्तान की मांग को लेकर। दूसरा, यदि मैं बात करता हूं तो इंडिया 2 भागों में बंटा हुआ था। पहला हमारे पास था ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा हमारे पास था भाई देशी रियासतें। ब्रिटिश इंडिया के अंदर तो हमने देखा है कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून लागू होते थे, देशी रियासतों में कानून लागू नहीं होते थे। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर तो हमने देखा कि लोगों को चुनाव का अधिकार मिल चुका था, वोट का अधिकार मिल चुका था, तो यहाँ के लोग तो जानते थे कि वोट कैसे दिया जाता है। लेकिन देशी रियासतों की बात करता हूँ तो यहाँ तो राजा महाराजाओं का शासन था भाई, ये लोग तो जानते भी नहीं थे ना वोट कैसे दिया जाता है, वोट है क्या चीज़, बिल्कुल भी नहीं जानते थे। यहाँ पर अनपढ़ता ही बहुत ज़्यादा है। अभी तक उस टाइम की हम बात करते हैं तो हमारे पास साक्षरता इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इन लोगों को पता ही नहीं कि अपने वोट का राइट कैसे यूज़ करना है। तो जब ये वोट देना जानते ही नहीं है तो हम सीधा कैसे कह दें कि आप संविधान सभा के लिए आ जाओ और आप वोट देने लगो। तो कैबिनेट मिशन ने ये पहचान लिया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि चुनाव के द्वारा या वयस्क मताधिकार के द्वारा हम क्या करें भाई, संविधान सभा का गठन करें। इसलिए उन्होंने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। अभी बीच का रास्ता क्या था, उन्होंने यह तय किया कि जो ब्रिटिश इंडिया है वहाँ के लोग जानते हैं चुनाव देना, तो हम वहाँ पर तो चुनाव के द्वारा हम लोगों को चुनेंगे।
लेकिन ये जो देसी रियासतें हैं वहाँ के लोग वोट देना नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर हम कह देंगे वहाँ के राजा महाराजाओं को या कुछ लोगों को कह देंगे कि आप क्या कर दो, वहाँ के लोगों को मनोनीत कर दो। तो विधानसभा पहले तो उनके माइंड में था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर करेंगे, लेकिन ये आइडिया जल्दी ही क्या करना पड़ा, उनको कैंसिल करना पड़ा। और अब उनके माइंड में है कि आधे लोगों का चुनाव हम करेंगे चुनाव के द्वारा और आधे लोगों को हम करेंगे कैसे भाई, मनोनीत करेंगे। तो इसको कहा जाता है जो हमारी संविधान सभा थी उसका गठन इसी हिसाब से हुआ कि वह आंशिक रूप से निर्वाचित थी तथा आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है क्या संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पे थी? नहीं थी। किसके आधार पे थी भाई? इसके मैंने काटा मार दिया है। संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा आंशिक रूप से, संविधान सभा क्या थी? आंशिक रूप से तो क्या थी? निर्वाचित। मतलब कि कुछ एक उसके मेंबर हैं वो तो क्या होंगे भाई, निर्वाचित होंगे, तथा आंशिक रूप से क्या थी? मनोनीत थी। आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से क्या थी? मनोनीत थी। अब ये तो डिसाइड हो गया कि संविधान सभा के मेंबर कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। जो ब्रिटिश इंडिया है वहाँ से निर्वाचित मेंबर आएंगे, और जो हमारे पास राजा महाराजा हैं, देसी रियासतें हैं, वहाँ से कौन से मेंबर आएंगे? मनोनीत मेंबर आएंगे। कितने मेंबर आएंगे ये डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया रखा गया कि लगभग 10 लाख पर एक मेंबर आएगा। तो सदस्य जो है, सदस्य कितने होंगे ये डिसाइड कैसे किया गया? लगभग, देखो लगभग ही हो सकता है, एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते, लगभग 10 लाख पर एक मेंबर आना था। लगभग 10 लाख पर एक सदस्य आना था। यदि हम उस टाइम की भारत की आज़ादी की, भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। इसीलिए संविधान सभा के अंदर कुल मेंबर जो रखे गए थे 400 के आसपास होने चाहिए थे, तो 389 मेंबर इसके अंदर रखे गए थे। तो संविधान सभा के अंदर कुल कितने मेंबर होंगे ये कितना डिसाइड किया गया भाई? 389 मेंबर इसके अंदर होंगे, 389 मेंबर। अब ये 389 मेंबर कहाँ कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कहाँ से कितने मेंबर आने थे, उनका चुनाव कैसे होना था, उस सब के बारे में डिटेल से अपने जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करता हूँ संविधान सभा के कुल मेंबर कितने हैं भाई? संविधान सभा के कुल मेंबर हैं हमारे पास 389। अब ये 389 मेंबर दो भागों में बंटे हुए हैं। एक तो वो भाग जिसको ब्रिटिश इंडिया में कहूँगा, और दूसरा वो भाग जिसको हम क्या कहेंगे भाई? देसी रियासतें कहेंगे। तो 389 मेंबर दो भाग में बंटा हुआ है। पहला कहाँ पर बंटा हुआ है भाई? ब्रिटिश भारत में बंटा हुआ है। ब्रिटिश भारत से कुछ मेंबर आएंगे, और दूसरा कहाँ पर बंटा हुआ है भाई? हमारे पास देसी रियासतों से मेंबर आएंगे, देसी रियासतों से मेंबर आएंगे। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो देसी रियासतों से मेंबर आएंगे वो कैसे आएंगे भाई? वो मेंबर आएंगे मनोनीत। कैसे आएंगे? मनोनीत आएंगे। और यदि ब्रिटिश इंडिया की बात करता हूँ तो ब्रिटिश इंडिया से जो मेंबर आने हैं वो मेंबर कैसे आएंगे भाई? निर्वाचित आएंगे। कैसे आएंगे? निर्वाचित, चुने हुए आएंगे। अब यदि इनका चुनाव होगा तो इनका चुनाव कौन करेगा? अब ये दिक्कत है भाई। चलो ये तो कह दिया कि ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, निर्वाचित मेंबर आएंगे, तो इनका चुनाव कौन करेगा? सारी जो जनसंख्या है सारी जनसंख्या मिलके करेगी या कुछ एक लोग करेंगे? तो बाद में ये डिसाइड किया गया कि इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इनडायरेक्ट किया जाएगा। और कौन करेंगे? जो राज्य विधानमंडल के मेंबर हैं, क्योंकि अब तक हम देख चुके हैं कि राज्यों के अंदर विधानसभा थी, केंद्र के अंदर हमारे पास केंद्रीय विधानसभा है, उसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं पिछले अधिवेशन के अंदर। तो डिसाइड ये हुआ कि जो राज्य विधानसभा के जो मेंबर है ना वो चुनेंगे इन सदस्यों को। तो जनता ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, किसने चुना था? राज्य विधानसभा के मेंबरों ने चुना था। तो इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। दूसरा, वोट देने वाले कौन थे? प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्य थे। तो पहली बात लिख लो, निर्वाचन जो हुआ था वो कैसे हुआ था भाई? अप्रत्यक्ष हुआ था। निर्वाचन कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। और निर्वाचन में वोट देने वाले कौन थे? वोट देने वाले थे हमारे पास प्रांतीय विधानसभाओं के मेंबर। प्रांतीय विधानसभा कह दो, व्यवस्थापिका बोल दो, विधायिका बोल दो, एक ही बात है। जो राज्य विधानसभाएं हमारे पास थी, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा
राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया था भाई, चुनाव किया गया था। और जो प्रणाली अपनाई गई थी ना, जो प्रोसेस अपनाया गया था एकल संक्रमणीय समानुपातिक मतदान प्रणाली। जब भी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा ना, हमेशा यही प्रणाली अपनाई जाएगी। क्या है हम आगे डिटेल के अंदर करेंगे, अभी के लिए केवल आप सीधा लिख लो प्रणाली कौन सी अपनाई थी भाई, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली। तो ब्रिटिश इंडिया से क्या होगा भाई, निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप में पार्टिसिपेशन कौन करेंगे, जो विधानसभा के मेंबर है वो वोट देंगे। और कैसे होगा भाई, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली जो है उसका उपयोग किया जाएगा। अब आ जाता हूं मैं देशी रियासतों पर। देशी रियासतों में क्या होगा, मनोनयन होगा। सीधा क्या किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। नॉमिनेशन कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, तो नॉमिनेशन एक तो करेंगे राजा महाराजा। कौन करेंगे भाई, राजा महाराजा करेंगे। लेकिन राजा महाराजा किसकी सहायता से करेंगे, आपको पता है देशी रियासतें जो थी ना, उनके अंदर प्रजामंडल हुआ करते थे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर कांग्रेस थी, लेकिन देशी रियासतों के अंदर कांग्रेस का ही प्रतिनिधि कौन हुआ करते थे भाई, प्रजामंडल हुआ करते थे। तो कह दिया गया कि राजा महाराजाओं के साथ प्रजामंडल के जो नेता हैं वो मिलेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। तो राजा महाराजा प्रजामंडल के नेताओं की सहायता से, प्रजामंडल के नेताओं की सहायता से ऐसा करेंगे। ठीक है भाई, पहली बात तो हमें समझ आ गई कि यहाँ से निर्वाचन होना है, यहाँ से मनोनयन होना है। निर्वाचन कौन करेगा तथा मनोनीत कौन करेगा, इस बात को हमने जान लिया। अब कितने कितने लोग आएंगे, मैंने कहा क्राइटेरिया फिक्स था कि लगभग 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति आएगा, लगभग 10 लाख के ऊपर। जनसंख्या की यदि बात करता हूं तो ब्रिटिश इंडिया की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के आसपास थी। ब्रिटिश इंडिया की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के आसपास थी और देशी रियासतों की जनसंख्या जो थी लगभग कितनी थी भाई, 10 करोड़ के आसपास थी। तो उसी के हिसाब से हमारे पास क्या होते हैं, मेंबर फिक्स होते हैं। 10 लाख पे एक होना था तो लगभग 300 मेंबर बनते हैं। तो यहां से हमारे पास चुने गए थे 296 मेंबर। कितने मेंबर, 296। और देशी रियासतों की यदि बात करता हूं तो बचे हुए मेंबर कहां से थे, हमारे पास देशी रियासतों से थे। और देशी रियासतों से चुने गए 93 मेंबर, 93। ब्रिटिश इंडिया से कितने होने थे, 296 मेंबर होने थे। देशी रियासतों से कितने होने थे भाई, 93 मेंबर होने थे। अब जो 296 मेंबर है ना ब्रिटिश इंडिया के, ये फिर आगे 2 भागों में विभक्त थे। इनको फिर 2 भागों में बांटा गया था। पहला तो वो प्रांत जो सीधा ब्रिटिश इंडिया के अधीन में प्रांत थे, जिसको ब्रिटिश प्रांत कहा करते थे। दूसरे कुछ प्रांत हमारे पास ऐसे हुआ करते थे जिनको चीफ कमिश्नरी स्टेट कहा करते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के टाइम में मैं आपको बोल दूं केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही हमारे पास हुआ करते थे चीफ कमिश्नरी स्टेट। तो ब्रिटिश इंडिया भी 2 पार्ट में विभाजित था। पहला था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा हमारे पास कौन सा था भाई, चीफ कमिश्नरी स्टेट। तो 296 मेंबर भी 2 पार्ट में बांटे हुए थे। पहला मेरे पास क्या है भाई, ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश प्रांत जिसको हम कहते हैं, वहां से कुछ मेंबर आने हैं। और दूसरे कहां से आने हैं भाई, चीफ कमिश्नरी स्टेट या आयुक्त का प्रांत, कुछ ऐसा नाम दिया जाता है इसको हिंदी में। तो जो हमारे पास ब्रिटिश इंडिया से जो मेंबर आने थे उनकी संख्या थी 292, 292 मेंबर कहां से आने थे भाई, ब्रिटिश इंडिया से आने थे। लेकिन यदि मैं चीफ कमिश्नरी स्टेट की बात करता हूं तो चीफ कमिश्नरी स्टेट हमारे पास केवल 4 ही थे। कितने स्टेट थे भाई, केवल 4 स्टेट हमारे पास चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। उनके नाम भी यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। उन चारों चीफ कमिश्नरी स्टेट से एक एक मेंबर आया था। तो पहली बात तो कितने स्टेट हैं भाई, केवल 4 स्टेट है, चारों से कितने मेंबर आए हैं, एक एक मेंबर आए हैं। तो कुल हमारे पास कितने मेंबर हो गए, 4 मेंबर हो गए। और चीफ कमिश्नरी स्टेट हमारे पास कौन कौन से थे, पहला हमारे पास चीफ कमिश्नरी स्टेट था दिल्ली। कौन सा था भाई, दिल्ली। दूसरा हमारे पास था कुर्ग।
कुर्ग जो आज में कर्नाटक हमारे पास है, वहाँ पर हमारे पास हुआ करता था, कुर्ग नाम से हुआ करता था, वो हमारे पास दूसरा चीफ कमिश्नर स्टेट था। तीसरा जो आज पाकिस्तान में है बिलोचिस्तान, बिलोचिस्तान। और चौथा हमारे राजस्थान का था भाई अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। अभी हाल ही में वीडियो का एग्जाम हुआ था, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी के समय राजस्थान का कौन सी रियासत जो थी वो चीफ कमिश्नर स्टेट का हिस्सा हुआ करती थी। तो उत्तर क्या इसका, अजमेर मेरवाड़ा जो था राजस्थान का वो चीफ कमिश्नर स्टेट हुआ करता था। तो 292 मेंबर तो यहाँ से आने हैं, और यहाँ से एक एक मेंबर आना, एक दिल्ली से, एक कुर्ग से, एक बलूचिस्तान से था, एक कहाँ से भाई, अजमेर मेरवाड़ा से। तो कुल मिला के विधानसभा की जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे पास इस तरह की होने वाली है। उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ साथ उतारा होगा, नहीं उतारा है तो भाई फिर वही बात, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सामने से हट जाता हूं, आपके पास ही मौका है स्क्रीनशॉट आपको लेने का। ये तो हमारे पास विधानसभा ने कह दिया कि इस विधानसभा हमारी ऐसी होगी। अब क्या होता है कि इस विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होंगे भी, चुनाव होंगे। इन लोगों को कह दिया गया कि आप चुनाव करवाओ, इन लोगों को कह दिया कि आप मनोनीत करके हमारे पास भेजो। और विधानसभा के चुनाव जो है प्रस्तावित होते हैं हमारे पास जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। देखो जून के अंदर तो हमारे पास कैबिनेट मिशन आया ही था, जून में ये प्लान तैयार होता है। और चुनाव हमारे पास कब होते हैं भाई, चुनाव हमारे पास होते हैं विधानसभा के, लिख लो, विधानसभा के चुनाव हमारे पास होते हैं जुलाई और अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त 1940 के अंदर विधानसभा के चुनाव होते हैं। चुनाव कहाँ पे होने हैं भाई, चुनाव इन्हीं 296 सीटों के ऊपर होने हैं, चुनाव इन्हीं 296 सीटों के ऊपर होने हैं। और ये जो 296 सीटें हैं ना, ये भी आरक्षित सीटें थी, 3 भागों में बंटी हुई सीटें थी। किस किस के नाम से, पहला तो मुसलमानों के लिए आरक्षण था, इसके अंदर मुस्लिम लोगों को इसमें क्या था, आरक्षण था। दूसरा सिखों को इसमें आरक्षण था। और तीसरी जो हमारे पास थी वो क्या थी भाई, सामान्य सीट थी। सामान्य का मतलब क्या हो गया, जो नए ही मुसलमान है तथा नए ही क्या है, सिख है। तो ये 296 भी आगे बंटी हुई थी, मुस्लिम आधार पर, सिख आधार पर, तथा तीसरा कौन सा था भाई, सामान्य आधार पर। अब क्या होता है, चुनाव होते हैं हमारे पास जुलाई अगस्त 1940 के अंदर। और जब जुलाई अगस्त 1940 के अंदर चुनाव होते हैं तो इन 296 सीटों पर चुनाव होते हैं। और चुनाव का रिजल्ट जो है वो हमारे पास इस हिसाब से रहता है कि सबसे बड़ी पार्टी जो हमारे पास बनती है वो बनती है कांग्रेस। कांग्रेस को 208 सीटें मिलती है। इन 296 के अंदर जो कांग्रेस है हमारे पास सबसे बड़ी पार्टी बनती है, वो कौन बनती है भाई, कांग्रेस बनती है। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है भाई, 208 सीटें मिलती हैं। दूसरी पार्टी हमारे पास होती है मुस्लिम लीग। पहली हमारे पास कांग्रेस है और दूसरी कौन सी होती है भाई, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीट्स, 73 सीटें। और बाकी बची हुई जो 15 सीटें हैं वो छोटे दलों को मिलती है, या मैं कह सकता हूं निर्दलीय जो हमारे पास लड़े थे या छोटे दल वाले थे उनको मिलती है। कितनी सीटें भाई, 15 सीटें। आप जोड़ोगे तो हमारे पास कितनी होगी, 296 सीटें। 296 के 296 सीटों पर चुनाव होते हैं। और कांग्रेस 208 सीटें लेती है, मुस्लिम लीग 73 सीटें लेती है, निर्दलीय 15 सीटें लेती है। हालांकि ये 208 के 208 लोग ना कांग्रेस के नहीं थे। कांग्रेस ने उन लोगों को भी चुनाव लड़ाया था अपने टिकट से जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस जो व्यक्ति संविधान सभा के अंदर या संविधान निर्माण के अंदर अपना योगदान अच्छे से दे सकते थे ना, उन लोगों को भी चुनाव लड़ाया गया था। बहुत से ऐसे लोग जो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, यहाँ तक कि कांग्रेस के धुर विरोधी कहलाए जाते हैं आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस के टिकट से क्या थे भाई, संविधान सभा के मेंबर थे। तो संविधान सभा के अंदर कांग्रेस ने अपने टिकट के ऊपर बहुत से लोगों को भेजा था, बहुत से वकीलों को भेजा था, बहुत से प्रोफेसरों को भेजा था। लगभग 30 से 35 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, उसके बावजूद कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और उनको क्या चुनाव जितवा के कहां भेजा था भाई, संविधान सभा के अंदर भेजा था। तो ये स्ट्रक्चर कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय क्या है भाई 15। अब हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी है, वो लोग हमारे पास तैयार हैं जो हमारा संविधान बनाने वाले हैं। तो अब जो
टाइम बचा हुआ है या जो वेट है हमारे पास, इंतजार है, वो केवल इस बात का है कि कब संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हो और कब हमारा संविधान बनना क्या हो जाए भाई, स्टार्ट हो जाए। तो अब हम चर्चा करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जब तक मैं बोर्ड को रफ करता हूं तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे ज़्यादा जानते हो, ये तो मैं जानता हूँ, ठीक है ना। मैं तो केवल कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, वरना आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, इतना रट लिया आपने संविधान को अब तक। हो सकता है कुछ एक दो बातें मैं आपको ऐसी बता जाऊँ जो आपको पता नहीं थी, वरना 99% कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है हमारे पास। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, इंपॉर्टेंट डे। तो अब लिखो संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1940। इंपॉर्टेंट डे है भाई, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई, 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। जैसे ही संविधान सभा पहली बार इकट्ठी होती है, पहली बैठक जब बैठती है, तो संविधान सभा के अंदर सबसे पहले एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम था J.B. कृपलानी। क्या नाम था भाई, J.B. कृपलानी, जिन्हें हम बोलते हैं संविधान सभा के पहले वक्ता वही थे, क्योंकि संविधान सभा के अंदर पहला शब्द उन्होंने ही बोला था, जिसको ऑफिशियली वर्ड कहते हैं। तो पहला ऑफिशियल शब्द किसने बोला था, J.B. कृपलानी ने बोला था। और J.B. कृपलानी खड़े होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई अध्यक्ष के बिना कोई भी सभा नहीं कहलाती है, तब तक नहीं होती है कोई सभा जब तक उसका अध्यक्ष नहीं होता। इसलिए यदि हमें संविधान सभा की वर्किंग करनी है तो हमारा भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने संविधान सभा के अंदर जो सबसे वरिष्ठ मेंबर है, जो सबसे सीनियर मेंबर है, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग मेंबर है, उनको हम क्या बना दें भाई, संविधान सभा का एक बार टेम्परेरी अध्यक्ष बना दें, कार्यकारी अध्यक्ष जिसको बोल सकते हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर सबसे सीनियर जो है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहां आए और वो क्या बन जाएं, संविधान सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बन जाएं। तो सबसे पहला वक्ता, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे, क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता हमारे पास थे J.B. कृपलानी। कौन थे भाई, J.B. कृपलानी। और J.B. कृपलानी ने क्या कहा, J.B. कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमें क्या बनाना चाहिए भाई, अध्यक्ष बनाना चाहिए। कौन सा अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो 9 तारीख को पहला काम तो ये हुआ था कि सबसे पहले नियुक्त किया गया था कौन, कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष। और कार्यवाहक अध्यक्ष को क्या काम सौंपा गया, इनको काम सौंपा गया कि आप क्या करो, हमारे लिए परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करवा दो। तो कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और क्यों बनाया गया, क्योंकि वो सबसे सीनियर मेंबर थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रैकेट में लिख लो, क्यों भाई, क्योंकि क्या थे, वरिष्ठतम मेंबर थे, वरिष्ठतम, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया जाता है, संविधान सभा का कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बहुत बुजुर्ग थे, तो ये कहते हैं भाई ये काम टेढ़ा है, मुझसे हो नहीं पाएगा, तो मेरी सहायता के लिए आप ऐसे करो, एक उपाध्यक्ष बना दो। तो इसी दिन एक कार्यवाहक उपाध्यक्ष बनाया गया था। और कार्यवाहक उपाध्यक्ष बनाया गया था फ्रैंक जे एंथोनी को। तो कार्यवाहक उपाध्यक्ष, देखो भाई, चाहे कार्यवाहक लिखा आ जाए आपसे क्वेश्चन में, चाहे प्रथम लिखा आ जाए, एक ही बात है भाई, चाहे ये एक दिन के लिए बने लेकिन प्रथम तो हो गए ना। तो कार्यवाहक उपाध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है फ्रैंक जे एंथोनी। एंग्लो इंडियन है भाई ये, फ्रैंक जे एंथोनी।
फ्रैंक जे एंथोनी। और फ्रैंक जे एंथोनी मात्र 38 साल की उम्र के थे। मुझे लगता है ये शायद संविधान सभा के अंदर सबसे युवाओं में से एक हो सकते हैं, इनसे छोटा कोई एक आधा मुश्किल से होगा। तो फ्रैंक जे एंथोनी को क्या बनाया जाता है भाई, संविधान सभा का कार्यवाहक उपाध्यक्ष बनाया जाता है फ्रैंक जे एंथोनी। फ्रैंक जे एंथोनी, भारत जब आज़ाद हो गया था ना, और आज़ाद भारत के अंदर आपको पता है प्रावधान किया गया था कि लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी। ये व्यक्ति लगातार 8 लोकसभा के अंदर हमारा एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किया गया था। लगातार 8 बार, 40 साल तक ये लोकसभा के अंदर रहे थे भाई एंग्लो इंडियन के रूप में। चलो वो बात की बात है, एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो अभी तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो प्रथम मीटिंग है उसमें पहला काम तो हुआ है कि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरा काम क्या हुआ है, कार्यवाहक उपाध्यक्ष बनाया गया है फ्रैंक जे एंथोनी को। और तीसरा काम हुआ है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। देख लो तीसरा काम क्या हुआ था, इसी दिन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था भाई, आप सभी जानते हो। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो संविधान सभा का मेंबर नहीं है, जो संविधान सभा का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद वो क्या है, संविधान सभा का सलाहकार है। मतलब बाहर के किसी व्यक्ति को बनाया गया है। और उस व्यक्ति का नाम क्या था, बिल्कुल सही जो आप बोल रहे हो भाई, उसका नाम था सर BN राव। क्या नाम है भाई, सर BN राव। बहुत ही ज़्यादा संविधान के ज्ञाता लोग थे भाई सर BN राव। यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग के अंदर है, उसके अंदर भारत की तरफ से बनने वाले पहले जज थे सर BN राव। बर्मा का जब संविधान लिखा जा रहा था तो बर्मा के संविधान लिखने के अंदर भी बहुत ज़्यादा भूमिका इन्होंने अदा की थी सर BN राव ने। और यहाँ तक कि भारतीय संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था वो भी सर BN राव ने तैयार किया था। तो हम बात करते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी इसी दिन नियुक्त किए गए, पहले दिन ही। और कौन नियुक्त किए गए भाई, सर BN राव। तीसरा अगला काम क्या किया गया है भाई, अगला काम किया गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि संविधान सभा कैसे काम करेगी। संविधान सभा के काम करने के लिए कोई ना कोई नियम होने चाहिए, कोई ना कोई कायदे कानून होने चाहिए। तो नियम और कायदे कानून बनाने के लिए हमें चाहिए एक नियम समिति जो संविधान सभा के लिए नियम बना सके। तो हमें नियम समिति बनानी है, तो इसी दिन बनाई गई हमारे लिए संविधान सभा की नियम समिति। तो अगला काम क्या किया गया भाई, संविधान सभा के लिए नियम समिति का गठन किया गया। नियम समिति का गठन। और नियम समिति के लिए मांगे गए फार्म, उन्होंने कहा कि हम 15 लोग हम चाहते हैं कि 15 सदस्यीय नियम समिति बनाई जाए। और लोगों को कहा गया कि आप फार्म भरो जो जो नियम समिति का मेंबर बनना चाहते हैं। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि केवल 15 ही फार्म भरे गए, तो सारे के सारे मेंबर निर्दलीय चुन लिए गए। तो नियम समिति में कितने लोग थे भाई, 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। प्लस इसका एक अध्यक्ष बनाया गया, प्लस इसका क्या बनाया गया भाई, एक अध्यक्ष बनाया गया। और इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा ना, वही इसका पदेन अध्यक्ष होगा। तो मैं लिखता हूँ इसका अध्यक्ष नहीं है, इसका क्या था भाई, इसका पदेन अध्यक्ष था। क्या था, इसका पदेन अध्यक्ष था। पदेन अध्यक्ष कौन, जो हमारे पास संविधान सभा का अध्यक्ष होगा। और आप सभी जानते हो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था भाई, बाद में हमारे पास विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास सीधा कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो नियम समिति के अंदर 15 लोग थे, कौन कौन थे हमसे नहीं पूछा जाएगा, मेंबर नहीं पूछे जाएंगे भाई, ठीक है ना। मैक्सिमम पूछा जा सकता है कितने मेंबर थे, यहाँ तक पूछा जा सकता है। कौन कौन थे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अध्यक्ष कौन था ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले दिन की सभा जो 9 तारीख को हमारे पास हुई थी, उसके अंदर ये सब काम किए गए थे। अब कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फैक्ट के ऊपर, डाटा के ऊपर, कि पहले दिन जो हमारे पास सभा हुई है उस मीटिंग के अंदर कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। पहले दिन की सभा के अंदर कुल कितने लोग उपस्थित थे।
तो आप लिख लो नीचे हेडिंग लगा के, नोट्स लगा के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा जाता है, इफेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। प्रथम बैठक के अंदर, प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए? प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए? यदि प्रथम बैठक में आपसे पूछा गया है तो कुल सदस्य उपस्थित हुए थे 207। कितने हुए थे भाई? 207। सर गलत बता दिया जी, 211 हैं जी। हमने तो 211 पढ़ा है सर, आप 207 कैसे बता रहे हो? आपने जो पढ़ा है वो भी सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा, और मैं जो बता रहा हूँ वो भी सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा। सर दो चीजें सही कैसे हो सकती है? या तो ये सही होगा या ये सही होगा। भाई दोनों ही सही हो गए, चमत्कार हो गया। ध्यान से देखो, यदि आपसे पूछा जाता है प्रथम बैठक में कुल कितने मेंबर आए थे, प्रथम बैठक का मतलब है कि पहले दिन की बैठक, मतलब कि 9 तारीख की बैठक। कई बार हमसे पूछा जाता है प्रथम अधिवेशन में, ध्यान से देखना, यहाँ क्या पूछा गया है? प्रथम बैठक में। यदि आपसे प्रथम बैठक नहीं पूछ के आपसे पूछ लिया जाए प्रथम अधिवेशन या प्रथम सेशन, वो क्वेश्चन सेम पूछ लिया जाए, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने मेंबर उपस्थित हुए थे, तब आपका उत्तर क्या होगा भाई? 211। तो जो मैंने कहा वो भी सही था, जो आप सोच रहे थे वो भी सही था, बस आप थोड़ा सा गलत वे में सोच रहे थे। यदि क्वेश्चन आता है प्रथम बैठक में कितने थे, तो प्रथम बैठक में कितने थे भाई? 207। क्वेश्चन आता है प्रथम अधिवेशन में कितने थे, तो प्रथम अधिवेशन में कितने मेंबर थे? 211 मेंबर। तो सर ये बैठक और अधिवेशन क्या चीज है? बैठक तो मैंने बता दिया कि हर एक दिन की बैठक, लेकिन आप जानते हैं कि जो अधिवेशन चलता है वो कई दिन चलता है। जैसे आज की पार्लियामेंट का भी हम बात करते हैं, बजट सेशन चल रहा है तो कई दिन चलेगा ना हमारे पास, ऐसे तो नहीं है एक दिन में बजट सेशन खत्म हो गया, नहीं, तो कई दिन चलता है। तो जो प्रथम अधिवेशन है ना संविधान सभा का, प्रथम अधिवेशन की यदि मैं बात करूं, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की बात करता हूं, तो ये 9 तारीख को शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 1940 को शुरू हुआ था, और ये कब तक जाता है भाई? 22 जनवरी 1947 तक जाता है। 9 तारीख से लेके 22 जनवरी को, मतलब ये 4 का डिफरेंस जो है ना, कुछ 4 लोग हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो 9 तारीख को तो नहीं आए, लेकिन बाद की जो बैठकें हैं 22 तारीख से पहले की बैठकें हैं उनके अंदर आ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रथम बैठक में हमारे पास 207 मेंबर थे, प्रथम अधिवेशन में हमारे पास कितने मेंबर थे? 211 मेंबर थे। सर क्वेश्चन है जी, पूछो भाई। सर क्वेश्चन है कि आपने अभी तो बताया कि 389 मेंबर थे, कुल मेंबर कितने होने चाहिए? 389 मेंबर। तो 389 में से 207 ये तो आधे ही नहीं हुए, बाकी कहाँ चले गए? तो ये बाकी कहाँ चले गए इसको देखना है। तो पहली बात, मैंने आपको कहा कि मुस्लिम लीग से आए थे कितने मेंबर भाई? 73 मेंबर, आप जानते हो। मुस्लिम लीग से कितने मेंबर आए थे? 73 मेंबर आए थे। उन 73 के 73 मेंबरों ने हालांकि चुनाव में पार्टिसिपेट किया, जीत गए, सब कुछ किया, लेकिन संविधान सभा की बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो पहला नोट लगा के आप लिख सकते हो, पहली बैठक के अंदर संविधान सभा के लोगों ने भाग, मुस्लिम लीग के लोगों ने भाग नहीं लिया था। दूसरा, मैंने आपको बताया जो 93 मेंबर जो हैं, 93 मेंबर हैं, वो कहाँ से आएंगे? जो राजा महाराजा हमारे हैं या देसी रियासतें जो हैं वहाँ से आएंगे। तो प्रथम बैठक के अंदर किसी भी राजा महाराजा ने अपना मेंबर नहीं भेजा था। तो 2 बात हुई है हमारे पास, पहले तो जो उनके मेंबर हैं मुस्लिम लीग के मेंबर वो नहीं आए, वो निकल गए हमारे पास। दूसरा हमारे पास कुछ मेंबर ऐसे हैं, दूसरा हमारे पास के भी जो 93 मेंबर राजा महाराजाओं के आने थे वो नहीं आए हैं। और तीसरा, एक मेंबर की मृत्यु हो चुकी थी, बंगाल से मेंबर थे, उनका नाम ख्याल से निकला मेरे, बंगाल के एक मेंबर थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी, जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, वो संयुक्त राष्ट्र की सभा के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए गई हुई थी। जो राजकुमारी अमृत कौर थी वो WHO की बैठक में पार्टिसिपेशन करने गई हुई थी। और कुछ लोग हो सकते हैं अपने अलग अलग कारणों से क्या रहे हो भाई, अनुपस्थित रहे हो, इसलिए हमारे पास 207 और 211 मेंबर ही हमारे पास प्रथम सेशन के अंदर आ पाए थे, इससे ज्यादा मेंबर नहीं आए थे। एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारे पास, प्रथम सेशन में या प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था?
ये आए हुए क्वेश्चन है भाई। प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं आई थी? तो प्रथम बैठक में आई थी 9 महिलाएं। कितनी महिलाएं आई थी भाई? 9 महिलाएं आई थी प्रथम बैठक के अंदर। और यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अंदर कुल कितनी महिलाएं थी, क्या भाई अगला पॉइंट, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा के अंदर कुल हमारे पास 15 महिलाएं थी, और उन 15 में से 9 महिलाएं हमारे पास कब आती है भाई? प्रथम बैठक के अंदर आती है। तो प्रथम बैठक में हमारे पास जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं कि प्रथम बैठक में क्या क्या हुआ था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, कितनी महिलाएं आई थी और कुल महिलाएं कितनी थी, वो सब भी हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं, प्रथम बैठक कंप्लीट हो गई है, उसके बाद अगला दिन आता है हमारे पास 10 तारीख का। 10 तारीख को संविधान सभा छुट्टी पे रहती है। संविधान सभा की जितनी बैठकें थी ना, एक दिन बैठक होती, अगला दिन छुट्टी होती, फिर बैठक होती और फिर अगले दिन क्या होती भाई? छुट्टी होती। तो अब हमारे पास आएगी संविधान सभा की दूसरी बैठक, और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब आती है? 9 के बाद 10 को तो छुट्टी है, तो हमारे पास दूसरी बैठक आएगी कितनी तारीख को भाई? 11 तारीख को। आप लिख लो संविधान सभा की सेकंड बैठक, और सेकंड बैठक हमारे पास कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। देखो पहली बैठक में मैंने क्या कहा? कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है तो इसका मतलब क्या है? उनको ये काम दे दिया गया कि आप हमारा क्या बना दो? परमानेंट अध्यक्ष बना दो। तो कार्यवाहक अध्यक्ष क्या करेंगे? परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो इस बैठक के अंदर क्या हुआ? दूसरी बैठक के अंदर संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाया गया है। संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाया गया है। हालांकि फार्म भरवाए गए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति ने कहा मैं स्थायी अध्यक्ष बनना चाहता हूं, और वो कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के हमारे पास स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए हैं भाई? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए हैं हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि नियम समिति के पदेन अध्यक्ष भी कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह से स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, उसी तरह से हमारे पास क्या बनाया गया है भाई? स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया है। जिस तरह से स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, उसी तरह से क्या बनाया गया है? स्थायी उपाध्यक्ष। और स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया है H.C. मुखर्जी को। किसको बनाया गया है भाई? H.C. मुखर्जी, हरेन कुमार मुखर्जी पूरा नाम था इनका, H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी जो है ये बंगाल से आते थे हमारे पास, और बंगाल के अंदर बाद में हम देखेंगे जब भारत पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन हो जाता है तो उनकी सीट पाकिस्तान में चली जाती है, जो आज का बांग्लादेश है ना, वहाँ इनकी सीट चली जाती है। इस वजह से इनका पद क्या हो जाता है भाई? रिक्त हो जाता है। यदि उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो संविधान सभा के अंदर यह डिसाइड हुआ था कि हम कुल 5 उपाध्यक्ष बनाएंगे। क्या डिसाइड हुआ था भी? हम कितने उपाध्यक्ष बनाएंगे? 5 उपाध्यक्ष बनाएंगे, ये डिसाइड हुआ था, ठीक है ना। ये प्रस्तावित थे। प्रस्ताव कितना था भी? हम 5 उपाध्यक्ष बनाएंगे। 5 क्यों बनाएंगे? 5 उपाध्यक्ष बनाएंगे, उसमें से 4 उपाध्यक्ष जो है ना, वो तो हमारे पास होंगे ब्रिटिश इंडिया से। 4 कहां से होंगे भाई? ब्रिटिश इंडिया से। और 1 कहां से होगा? 1 होगा हमारे पास देशी रियासतों से। यदि मैं इस दिन की बात करता हूं तो इस दिन हमारे पास देशी रियासतों वाले थे नहीं, इसलिए नहीं बनाया गया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया से 4 बनाने थे, वहां से केवल 1 ही बनाया गया। और 4 कैसे बनाने थे? इनमें भी आपको पता है कि हमारे पास 3 कैटेगरी के राज्य थे, ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, 3 राज्य थे ना। तो इनका का तो 1 हम बनाएंगे ए वर्ग के राज्यों से, 1 बनाएंगे बी वर्ग के राज्यों से, 1 बनाएंगे सी वर्ग के राज्यों से, तथा 1 बनाएंगे हम इन तीनों से इकट्ठा, ठीक है, पूरे ब्रिटिश इंडिया से। तो पूरे ब्रिटिश इंडिया से तो 1 बना दिया गया H.C. मुखर्जी।
ये और ये नहीं बनाए गए थे और नए ही देशी रियासतों से बनाया गया था। तो इसलिए मैं ये छोड़ता हूँ अभी के लिए। हमारे पास उपाध्यक्ष बनाया गया है एक HC मुखर्जी। बाद में क्या होता है, जब देशी रियासतें अपने लोग भेज देती है, अपने थोड़ा अभी देखेंगे कि देशी रियासतों ने अपने लोग कब भेजे थे। जब देशी रियासतों के लोग भी हमारे पास आ जाते हैं, तब हमारे पास देशी रियासतों का जो कोटा था ना, वहाँ से एक उपाध्यक्ष और बनाया जाता है और उस व्यक्ति का नाम था VT कृष्णमाचारी। तो दूसरे हमारे पास स्थायी जो बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है भाई, VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी। जो VT कृष्णमाचारी है, ये हमारे जयपुर से थे भाई, जयपुर से थे। तो जयपुर का एक व्यक्ति क्या बनाया जाता है भाई, स्थायी उपाध्यक्ष। इनका पद तो खत्म हो गया था, रिक्त हो गया था, तो ये तो नहीं रहे। बाद में अंत तक हमारे पास VT कृष्णमाचारी भी क्या रहते हैं भाई, संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहते हैं। तो सेकंड बैठक के अंदर हमारे पास दो ही काम हुए हैं इंपॉर्टेंट। पहला काम क्या है, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा काम क्या हुआ है, स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया है, और कोई काम नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं सीधा तीसरी बैठक। देखो काम बहुत हुए हैं, हम केवल इंपॉर्टेंट काम देख रहे हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सीधा कौन सी बैठक की तरफ आते हैं भाई, तीसरी बैठक की तरफ। तीसरी बैठक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हेडिंग डालो, संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। फिर बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू खड़े होते हैं और पंडित नेहरू एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसको बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। उस प्रस्ताव के अंदर वो बताते हैं कि हमें हमारा संविधान कैसा चाहिए, हम क्या क्या चाहते हैं हमारे संविधान के अंदर। उस प्रस्ताव का नाम क्या था भाई, उद्देश्य प्रस्ताव। तो आप लिख लो, तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव के बेस पर ही बाद में प्रस्तावना बनती है और उसको इसीलिए कहते हैं उद्देशिका, आप जानते हैं अच्छे से। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव और नेहरू जी का विचार था कि उद्देश्य प्रस्ताव मेरा आज के दिन ही स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान सभा के अंदर दो ऐसे मेंबर थे जिन्होंने कहा कि हमें आज ही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि हम आज स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे हमारे पास थे डॉक्टर MR जयकर, फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे पुराने, डॉक्टर MR जयकर। क्या कहा इन दोनों ने? इन दोनों ने ये कहा कि भाई हमारे संविधान सभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब तक नहीं आया है। मतलब ये मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग अभी तक संविधान सभा के अंदर नहीं आई है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल को वो संविधान सभा के अंदर आ जाएगी, तो हमें कुछ दिन उनका वेट करना चाहिए। यदि हमने उनका वेट नहीं किया और उनके वेट किए बिना यदि हमने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उनके संविधान सभा के अंदर आने की संभावनाएं बिल्कुल क्या हो जाएंगी भी, अक्षीण हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो ये दोनों लोग ये चाहते थे, कौन कौन भाई, डॉक्टर अम्बेडकर तथा डॉक्टर MJ जयकर, जिनका नाम मैंने आपको बताया है। ये दोनों लोग चाहते थे कि संविधान सभा के अंदर क्या होना चाहिए भाई, उद्देश्य प्रस्ताव को अभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर MR जयकर। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग का वेट किया जाना चाहिए। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है और ये पूरा सेशन हमारा चलता रहता है। और जिस दिन हमारा सेशन अंत होने वाला था, अंत किस दिन होता है आपको पता है, 22 जनवरी 1947, ये हमारे पहले सेशन का अंतिम दिन था। 22
जनवरी 1947 को पंडित नेहरू फिर खड़े होते हैं और पंडित नेहरू कहते हैं कि बहुत दिन हो गया हमें वेट करते हुए, अब तो हमारा सेशन भी खत्म हो जाएगा, यदि हमने आज भी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो फिर हमारा पहला सेशन पूरा खत्म हो जाएगा और पहले और दूसरे सेशन के बीच में जो गैप होने वाला है उस गैप में हम करेंगे क्या, कुछ तो होना चाहिए हमारे पास करने के लिए, इसलिए अब हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते, अब हमें उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लेना चाहिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था? पेश तो किया गया था 13/12/1940 को, लेकिन यदि मैं बात करता हूं उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने की बात, तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार किया गया था प्रथम बैठक के अंतिम दिन, और प्रथम बैठक का अंतिम दिन हमारे पास कौन सा था भाई? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर लिया गया भाई? स्वीकार कर लिया गया। तो ये हमारे पास तीन महत्वपूर्ण देखो 22 तारीख तक कुछ बैठकें होती है, हमारे लिए काम की जो बैठकें थी 3 बैठकें थी, प्रथम अधिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद विधानसभा कुछ टाइम के लिए क्या चली जाती है भाई? छुट्टियों पे चली जाती है और डिसाइड होता है कि हम इतने दिन के बाद फिर से बैठेंगे, मिलेंगे और दूसरा अधिवेशन करेंगे। तो इस विधानसभा का पहला अधिवेशन पूरा हो जाता है। अभी तक विधानसभा के अंदर नए ही मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया है और नए ही जो देसी राजा महाराजा है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दोनों ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया। यदि मैं देसी राजा महाराजा की बात करता हूं ना, तो देसी राजा महाराजाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 28/4/1947 को। कब भाई? 28/4/1947 को। 28/4/1947 को 6 राजा महाराजा या 6 रियासतें अपना मेंबर जो है भेज देती हैं। सारी रियासतों ने अभी तक नहीं भेजा है, लेकिन 6 रियासतें ऐसी हैं जो अपना मेंबर भेज देती है 28/4/1947 को। उसके बीच क्या होता है? 3 जून 1947 को भारत तथा पाकिस्तान के बंटवारे के लिए माउंटबेटन प्लान आ जाता है। 3 जून 1947 को आपको पता है। और जब 3 जून 1947 को भारत की तथा पाकिस्तान के टुकड़े हो गए हैं, तो अब आधा एरिया पाकिस्तान में चला गया है, तो भाई संविधान सभा की भी आधी सीटें पाकिस्तान में चली गई होंगी ना। तो जैसे ही हमारे पास 3 जून 1947 आता है, 3 जून 1947 को क्या आती है भाई? माउंटबेटन प्लान आता है। तारीख इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है और उस प्लान के बाद में हमारी संविधान सभा की स्थिति जो है वो चेंज हो जाती है। आधी सीटें पाकिस्तान में चली जाती हैं और बाकी बची हुई सीटें कहाँ रहती है भाई? इंडिया के अंदर रहती हैं। तो अब तक यदि मैं बात करता हूँ, हमारे पास कितनी सीटें होनी चाहिए थी? 389 सीटें थी। ब्रिटिश इंडिया कितनी सीटें थी आप जानते हो? 296 सीटें थी और 93 सीटें कहाँ से थी भाई? देसी रियासतों से थी। लेकिन जब भारत तथा पाकिस्तान बंट जाते हैं तो इसमें से काफ़ी सीटें कहाँ चली जाती है भाई? पाकिस्तान में चली जाती है। और जो भारत में रहती है 389 की जगह रह जाती है भारत में 299 सीटें। कितनी भाई? 299 सीटें। क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में संविधान सभा की कितनी सीटें थी? 299 सीटें थी। फिर क्वेश्चन आता है जो ये 296 सीटें थी ये घट के हो जाती है 229 सीटें। कितनी भाई? 229 सीटें। और ये जो 93 सीटें थी ये घट के हो जाती है कितनी? 70 सीटें। तो हमें संविधान सभा की पहले की सीटें भी याद रखनी है जब हमारी भारत और पाकिस्तान की संयुक्त विधानसभा होती थी, और हमें बाद की सीटें भी याद रखनी है जो केवल और केवल प्योरली हमारे पास इंडियन संविधान सभा की सीटें थी। जैसे ही भारत तथा पाकिस्तान का क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है, तो जितने भी राजा महाराजा हैं अब जो इंडिया के अंदर रहेंगे, देखो लगभग सभी राजा महाराजा या तो पाकिस्तान में मिल गए थे या इंडिया में मिल गए थे। केवल 3 ही ऐसी थी, जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी तथा जम्मू कश्मीर थी। केवल 3 रियासतें ऐसी थी जो कहीं नहीं मिली थी, वरना लगभग क्या हो गए थे भी? मिल गए थे। अब जब उनका ये डिसाइड हो चुका है भी हमने इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, तो उन्होंने अपनी अपनी संविधान सभाओं के अंदर मेंबर भेजने शुरू कर दिए थे। तो मैंने अभी आपको बताया, तो 6 राज्य ऐसे थे जिन्होंने 28 अप्रैल को अपने मेंबर भेज दिए थे। बाकी जो राज्य बचते हैं उन्होंने 3 जून को अपने क्या भेज दिए भाई? मेंबर भेज दिए। तो आप यहाँ लिख लो, जैसे ही माउंटबेटन प्लान आता है उसके बाद लगभग सभी रियासतें अपने मेंबर भेज देती है। कहां पर भाई? संविधान सभा के अंदर भेज देती है।
लगभग सभी राष्ट्रें अपने मेंबर्स विधानसभा के अंदर भेजती देती हैं, लेकिन एक रियासत अब तक भी ऐसी है जो अपना मेंबर नहीं भेजती हैं। यहाँ तक अंतिम तक भी उस रियासत ने अपना कोई मेंबर नहीं भेजा था। उसका नाम क्या था भाई? हैदराबाद रियासत था। हैदराबाद रियासत ने कभी भी अपना मेंबर्स विधानसभा के अंदर नहीं भेजा, इवन तो लास्ट दिन को भी उसने अपना मेंबर विधानसभा के अंदर नहीं भेजा था। दूसरा, मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के अधिकांश मेंबर है जो कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान में चले गए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग के वो मेंबर जिनका एरिया पाकिस्तान में नहीं होकर भारत में था, वो मेंबर तो भारत में रहेंगे ना। तो उन मेंबर ने भी क्या किया है भाई? भारत की संविधान सभा को ज्वाइन कर लिया है। तो पहला काम तो ये हुआ है कि लगभग सभी राजा महाराजाओं ने अपने अपने मेंबर कहाँ भेज दिए हैं? संविधान सभा के अंदर भेज दिए हैं। और दूसरा काम क्या हुआ है? दूसरा काम हुआ है कि मुस्लिम लीग के वे मेंबर जो हिंदुस्तान में रह गए थे, मुस्लिम लीग के वे सदस्य जो भारत में रह गए थे, उन्होंने क्या किया है भाई? संविधान सभा को ज्वाइन कर लिया है। और ऐसे कितने मेंबर थे भाई? 8 मेंबर ऐसे थे जो जिनका एरिया जो बोल सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी बोल सकता हूँ, भारत में आती थी। इसलिए उन्हें भारत की संविधान सभा को क्या कर लिया भाई? स्वीकार कर लिया है। तो आज हमने संविधान सभा का ढांचा जाना, संविधान सभा के अंदर कितने लोग इनिशियली थे, कितने लोग बाद के अंदर रह गए, तथा साथ ही साथ हमने ये जाना कि संविधान सभा की पहली 3 बैठकों में क्या हुआ था या पहले अधिवेशन के अंदर क्या हुआ था। कल हम जानेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में, प्रारूप समिति के बारे में, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने हमारा संविधान बनाया कैसे, और उसके बाद आगे की जो बातें हैं, संविधान बन के तैयार कब हुआ, लागू कब हुआ, उन सभी बातों के बारे में हम कल विस्तार से जानेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं में विराम देता हूं। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।